प्रश्नावली 13.2 निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है? पहला, किसी कार्य पर लगे व्यक्ति की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। दूसरा, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। तीसरा, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल और किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। इन 5 में से कौन सा अनुपात प्रतिलोम अनुपात है, ये आपको बताना है। तब पहली स्थिति है किसी कार्य पर लगे व्यक्ति की संख्या और उस कार्य में पूरा करने में लगा समय। तो हम जानते हैं कि किसी कार्य पर जितने अधिक व्यक्ति लगेंगे, कार्य उसी अनुपात में कम समय में पूरा होगा। व्यक्ति अगर अधिक होंगे तो काम जल्दी पूरा हो जाएगा। तो एक चीज जब बढ़ रही है, व्यक्ति बढ़ रहे हैं, तो काम के दिनों की संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। इस प्रकार का अनुपात क्या होगा? प्रतिलोम अनुपात की स्थिति होगी। दूसरा है एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और दूरी। तो समान चाल से किसी यात्रा में जितना समय अधिक लिया जाएगा, आपकी स्पीड समान है तो आप जितना ज़्यादा समय लोगे उतनी दूरी भी आपकी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। दूरी बढ़ती जाएगी। अगर आपने 1 घंटा लिया तो जो तय दूरी थी, अगर 2 घंटे लेंगे तो वो दूरी क्या हो जाएगी? उसकी डबल हो जाएगी। 3 घंटे में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोनों चीज़ें बढ़ेंगी, समय भी बढ़ रहा है और दूरी भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो यह अनुपात कौन सा होगा? प्रत्यक्ष अनुपात होगा। यह प्रतिलोम अनुपात नहीं होगा। प्रतिलोम अनुपात में क्या होता है कि यदि हम स्पीड बढ़ा लेते हैं तो समय क्या लगता है? कम लगता है। हमारी स्पीड बढ़ गई, हमने 40 किलोमीटर से 60 किलोमीटर ले ली स्पीड, तो अब हमारा जहाँ समय 1 घंटा लग रहा था वहाँ हमें समय क्या लगेगा? 1 घंटे से कम लगेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा प्रतिलोम अनुपात होता है। पर यहाँ क्या है? समान चाल है, यानी स्पीड आपकी समान है। तो फिर आप जितने ज़्यादा समय लोगे उतना आप दूरी ज़्यादा तय करोगे, या जितना कम समय लोगे उतनी दूरी कम तय करोगे। दोनों चीज़ें या तो बढ़ेंगी या घटेंगी। तो ऐसी स्थिति क्या होती है? प्रत्यक्ष अनुपात होती है। और जब एक बढ़े और दूसरी घटे तो ऐसी स्थिति होती है हमारी प्रतिलोम अनुपात में। तीसरी स्थिति है खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। अब खेती के लिए जितने आपने भूमि करी है, जितनी ज़्यादा भूमि में आप खेती करोगे उतनी अधिक आप फसल काटोगे, और जितनी कम भूमि में खेती करोगे उतनी कम फसल काटोगे। यानी यहाँ दोनों चीज़ें या तो बढ़ेंगी या घटेंगी। तो यहाँ अनुपात कौन सा होगा? ये भी प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति होगी। चौथी स्थिति में है एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। तो वाहन की अगर गति हम बढ़ाएंगे तो यात्रा में समय क्या लगेगा? कम, और गति जितनी कम होगी यात्रा में समय उतना ज़्यादा लगेगा। यानी एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी, या एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी। तब ऐसी स्थिति कैसी होती है? प्रतिलोम अनुपात की स्थिति होती है। तो यह स्थिति कैसी होगी? प्रतिलोम अनुपात की स्थिति होगी। यहाँ वाहन की गति को अगर आप बढ़ाएंगे तो आपको जो गंतव्य में पहुँचने का समय है वो क्या लगेगा? कम लगेगा। और अगर आप स्पीड उसकी कम कर देंगे तो समय क्या लगेगा? अधिक लगेगा। प्रतिलोम अनुपात होगा। अब ऐसे ही किसी देश की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही लोगों को भूमि का हिस्सा क्या मिलेगा? कम। जैसे हम अपने परिवार में ही मान ले, अगर हमारे पास भूमि है 10 बीघा और 2 व्यक्ति हैं, अब परिवार बढ़ गया, 10 से 2 व्यक्तियों से 5 व्यक्ति हो गए हैं, तब भूमि का हिस्सा वो 5 व्यक्तियों में बढ़ेगा। पहले 2 व्यक्तियों में बट रहा था, अब 5 में बटेगा, तो भूमि का हिस्सा क्या हो जाएगा? अब कम हो जाएगा। तो यह स्थिति कैसी होगी? प्रतिलोम अनुपात की स्थिति होगी। प्रश्न 2 है एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित होना है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए और ज्ञात कीजिए कि क्या व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार राशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। विजेताओं की संख्या जब 1 होगी तो पुरस्कार की राशि उसको कितनी मिलेगी? 1 लाख। पर अगर विजेता की संख्या 2 हो गई तो वो 1 लाख की राशि 2 लोगों में बटेगी, यानी 50,000 मिलेंगे एक व्यक्ति को। इसी प्रकार जैसे जैसे विजेताओं की संख्या बढ़ती जाएगी पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगी? उनमें बढ़ती जाएगी तो कम होती जाएगी। तो यह अनुपात कैसा होगा? व्युत्क्रमानुपात होगा। अब व्युत्क्रमानुपात की स्थिति होगी तो यहाँ पर क्या होगा? तीसरी स्थिति में आपको एक व्यक्ति एक विजेता था तो उसको कितने मिलना थे? 1 लाख रुपए मिलना थे। अब विजेताओं की संख्या क्या हो गई है?
4 हो गई है, तो उसको कितने व्यक्तियों को मिलेंगे, वो व्यक्तियों की संख्या आपको निकालनी है। तो यहाँ विचरण कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपात, इसके बटे में आएगा ये और इसके बटे में जाएगा ये, यानी 1 के बटे में व्युत्क्रमानुपात में हम क्या लिखेंगे, व्युत्क्रमानुपात की स्थिति में आएगा 1 के बटे में 4 और इधर उल्टा चलेगा, ये इधर एरो चलेगा और इधर से इधर, A के बटे में आएगा 1 लाख। त्रियक गुणा करेंगे यहाँ पर हम, तो 4 का A में गुणा होगा और 1 लाख का 1 में 1 लाख, तो A बराबर आएगा 1 लाख बटे में 4, 4 से 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25,000। यानी कि अब जब विजेता 4 हैं तब प्रत्येक को कितने मिलेंगे, 25,000 रुपये मिलेंगे। अब विजेता अगर 5 हुए तो अब क्या होगा, 1 के बटे में क्या जाएगा, 5। विजेता 5 होने की स्थिति में एक के बटे में जाएगा 5 और उल्टा इधर से B के बटे में आएगा 1000। एरो पहले इधर चलेगा, 1 के बटे में 5 और B के बटे में 1 लाख, यानी B बटा आएगा 1 लाख रुपए। तो यहाँ त्रियक गुणा करेंगे तो 5B बराबर आएगा 1 लाख, तो B बराबर आएगा 1 लाख जो है वो 5 हिस्सों में बटेगा, 5 बटे में, 5 दूनी 10, 20,000 रुपये। यानी तब प्रत्येक विजेता को कितने मिलेंगे, 20,000 रुपये मिलेंगे जब विजेताओं की संख्या 5 होगी। अब अगर विजेताओं की संख्या 8 हुई, विजेताओं की संख्या 8 होने की स्थिति में तब 1 के बटे में आएगा 8 और C मान लिया विजेताओं की संख्या को, तो C के बटे में आएगा 1 लाख। तब 8 का C में गुणा, 8C बराबर 1 लाख, तो C बराबर आएगा 1 लाख के बटे में 8। 8 से कटेगा 8 एकम 8, 9 10 2 बज गए, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 2 जीरो, 12,500 रुपये मिलेंगे प्रत्येक विजेता को। अब विजेताओं की स्थिति 10 होने पर, 10 विजेता होने पर क्या हो जाएगा, 1 के बटे में जाएगा 10 और विजेता कितने, D मान लिए हमने, तो D विजेता होंगे, उनको 1 लाख। 10 में D का गुणा करेंगे, 10D बराबर 1 लाख, तो D बराबर आएगा 1 लाख में 10 का भाग लगाएंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, यानी कि 10,000 रुपये मिलेंगे प्रत्येक विजेता को। अब विजेता 20 हो गए, अगर 20 विजेता होंगे तो क्या होगा, 1 के बटे में जाएगा 20 और विजेता हुए E, तो E विजेता के बटे में जाएगा 1 लाख रुपया, तो 20E बराबर आएगा 1 लाख, तो E बराबर आएगा 20 500, 5,000 रुपये। प्रत्येक विजेता को उस स्थिति में क्या मिलेंगे, 5,000 रुपये मिलेंगे। रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। यह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्म के बीच का कोण बराबर हो। बराबर हिस्सों में बांटकर तीलियां लगा रहा है। जैसे यहाँ 3 हिस्से हैं, बराबर है तीनों के कोण। अगर यहाँ पर 3 तीली के बाद चौथी तीली लगा दी तो भी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपको निम्नलिखित सारणी को पूरा करना है। अगर तीलियों की संख्या 60 है तब कोण कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। तीलियों की संख्या 6 हो गई तो कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो इसी प्रकार आगे आपको करना है कि अगर तीलियों की संख्या 8 हुई तो कोण कितने का बनेगा, तीलियों की संख्या 10 हुई तो कोण कितने का बनेगा, 12 हुई तो कितने का बनेगा। मतलब जितनी तीलियां बढ़ती जाएंगी उन 2 तीलियों के बीच का कोण क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा उसी अनुपात में। तो तीलियां बढ़ रही हैं और कोण कम हो रहा है, तो अनुपात कौन सा होगा, प्रतिलोम अनुपात की स्थिति होगी। फिर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच के कोण प्रतिलोम अनुपात में है। दूसरा, 15 तीली वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों का किसी युग्म का कोण क्या होगा। और तीसरा आपको जवाब देना है कि यदि क्रमागत तीलियां
प्रत्येक युग्म के बीच कोण 40 डिग्री है तो तीलियों की संख्या कितनी होगी। तीसरा प्रश्न, पहिए में तीलियों की संख्या जितनी अधिक होगी क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। तो यह प्रतिलोम अनुपात की स्थिति है। अब जब चार तीलियां थी तो 90 का कोण बन रहा था, 6 तीलियों में 60 का कोण बना, तो 8 तीलियों में क्या होगा, x डिग्री मान लिया हमने कोण बनेगा। तो अनुपात कैसा है, प्रतिलोम अनुपात। तो प्रतिलोम अनुपात में क्या होगा, 4 के बटे में आएगा 8, ये सीधा, और फिर उल्टा चलेगा, x के बटे में आएगा 90। तिर्यक गुणा करेंगे हम तो 8x बराबर आएगा 4 गुणित 90, यानी x बराबर आएगा 4 गुणित 90 बटे में 8, 4 दूनी 8 और 2 से 90 कटेंगे कितनी बार, 45 बार, यानी कि 8 तीलियों की स्थिति में प्रत्येक तीलियों के बीच का कोण कितने का होगा, 45 डिग्री का। उसी प्रकार हमसे पूछा है अब कि 10 तीलियां होंगी तो कितने का कोण बनेगा, y डिग्री का। तो 4 के बटे में अब क्या जाएगा, 10, 4 के बटे में अब हम लेंगे 10 और y के बटे में क्या आएगा, 90। तिर्यक गुणा करेंगे, प्रतिलोम अनुपात की स्थिति में ये डायरेक्शन कैसा होता है, 4 के बटे में 10 और 10 के बटे में या y के बटे में 90। तो 4 बटा 10 y बटा 90, तिर्यक गुणा करेंगे तो 10y बराबर होगा 4 गुणित 90 और y बराबर आएगा 4 गुणित 90 के बटे में 10, 0 से 0 कट जाएगी और y का मान आएगा 4 9 की 36 डिग्री, यानी अब तीलियों के बीच में कोण कितने का बनेगा, 36 डिग्री का। तीसरी स्थिति में क्या होगा, जब हम तीलियों की संख्या लेंगे 12 तो कोण बन रहा है 6 डिग्री का मान लिया। तो अब 4 के बटे में क्या लिखेंगे हम, 12 और z के बटे में लिखेंगे 90, 4 बटा 12 और z बटा 90। यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो 12 का z में गुणा और 4 का 90 में गुणा, तो z बराबर आएगा 4 गुणित 90 बटे में 12, 4 त्रिक 12 3 बार और 3 से 3 त्रिका 9, 90 कट गया 30 बार, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 12 तीलियों के बीच में 90 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण बनेगा। पहले प्रश्न है कि क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम अनुपात में है। तो हाँ, यह प्रतिलोम अनुपात में होगा। जैसे जैसे तीलियों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे कोण क्या हो रहा है, उसी अनुपात में कम हो रहा है। तो यह स्थिति कैसी है, प्रतिलोम अनुपात की स्थिति है। तो यहाँ लिखेंगे हम पहले का आंसर, हाँ तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है। तीलियां बढ़ रही हैं, कोण कम हो रहे हैं, तो यह अनुपात कैसा होगा, प्रतिलोम अनुपात होगा। अब आपको मानना है तीलियों 15 तीलियों की संख्या क्या दे रखी है, दूसरे सवाल में तीलियां दे रखी हैं आपको 15, तो कोण कितने का बनेगा वो आपको निकालना है। मानते हैं हम, माना कि कोण बनेगा x डिग्री का। तो अब अनुपात कैसे निकालेंगे हम, हमारा सारणी बनेगी इस कंडीशन में, तीलियों की संख्या और कोण। तो तीलियां हैं, पहले तो कितना था, 4 तीलियों में 90 डिग्री का कोण बन रहा था। अब तीलियों की संख्या हो गई 15 और कोण मान लिया हमने x प्रति, तब 4 के बटे में जाएंगे 15 और x के बटे में आएगा 90। प्रतिलोम अनुपात में 4 के बटे में 15 और इधर से उल्टा चलेगा एरो, x के बटे में 90 आएंगे। तिर्यक गुणा करेंगे 15x बराबर 4 गुणित 90, तो x बराबर आएगा 4 गुणित 90 बटे में 15, 15 छंग की 90, यानी x बराबर आएगा 4 छंग 24 तीलियां। 24 डिग्री कोण बनेगा, कोण पूछा हमसे, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 15 तीलियों के बीच में 24 डिग्री का कोण बनेगा। तीसरी स्थिति में आपसे पूछा है कि यदि 40 डिग्री का कोण बनता है तो तीलियों की संख्या कितनी होगी।
तो हमें पहले तीलियाँ कितनी दी थी? 4 तीलियाँ दी थी। उनके बीच में कोण कितने का बन रहा था? 90 का। अब हमसे कोण पूछ लिया है 40 का, तीलियों की संख्या पूछी है। तो तीलियों की संख्या के लिए क्या करेंगे हम? 90 के बटे में जाएगा 40 और यहाँ x के बटे में आ जाएगा 4, क्योंकि विचरण वही होता प्रतिलोमानुपाती विचरण से, प्रतिलोम अनुपात से त्रियक गुणा करेंगे हम। 40 का x में गुणा करेंगे 40x और 90 का गुणा 4 में, तो x बराबर आएगा 90 गुणित 4 बटे में 40। 4 से 40 कितनी बार कटेंगे? 10 बार, और 0 से 0 कट गया, यानी कि तब तीलियों की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। 40 डिग्री का कोण बनेगा तो तीलियों की संख्या 9 होगी। प्रश्न चौथा है, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बट्टों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। 24 बच्चे हैं और उनको प्रत्येक को कितनी मिलती है? 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। अब उसी डब्बे में से यदि बच्चों की संख्या में 4 कम हो जाएं, 4 बच्चे कम हो गए हैं, तो अब प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी? तो ये विचरण कैसा है? बच्चे कम हो गए हैं तब प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई की संख्या क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। पहले 24 बच्चों को 5 मिठाइयाँ मिल रही थी प्रत्येक बच्चे को, अब 4 बच्चे कम हैं तो उन 4 बच्चों की मिठाई है वो भी बच्चों में बटेगी, यानी कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो विचरण कैसा होगा? प्रतिलोम अनुपात में होगा। बच्चों की संख्या 4 कम हो गई है तो उनकी संख्या 24 में से 4 हो गई, यानी अब 20 बच्चे रह गए हैं। तो 20 बच्चों को मिठाई कितनी बटेगी? मान लिया k मिठाई बटेगी। पहले बच्चों की संख्या थी 24 तो उनको मिठाइयों की संख्या आ रही थी 5। अब बच्चे हो गए हैं 4 कम, यानी कि 20 हो गए हैं। अब मिठाइयों की संख्या क्या होगी? k होगी। तो बच्चों की संख्या कम होने से उनमें बंटने वाली मिठाई की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तब यह स्थिति प्रतिलोम अनुपात की होगी। तो हम प्रतिलोम अनुपात में क्या लिखते हैं? 24 के बटे में लिखेंगे 20 और k के बटे में आएगा 5, k बटा 5। त्रियक गुणा करें 20 का गुणा k में 20 के बराबर 24 गुणित 5, यानी k बराबर आएगा 24 गुणित 5 बटे में 20। 5 चौक 20 और 4 से कटेंगे 4 छंग 24, यानी k का मान कितना आ गया? 6 आ गया। तब प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी? अब 4 बच्चे कम होने से प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाई प्राप्त होगी। इसी प्रकार का अगला प्रश्न है, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन है। 20 पशु है उसके पास, तो उसके पास भोजन की व्यवस्था कितनी है? 6 दिन की है। अब यदि इसी पशुशाला में 10 पशु और आ गए, अब 20 पशु थे 10 और आ गए यानी बढ़ गए 30 पशु हो गए, तो अब जो भोजन व्यवस्था है कितने दिनों तक चलेगी? तो अब भोजन व्यवस्था कम चलेगी। पहले 6 दिन का था 20 पशुओं के लिए, अब पशु 30 हो गए हैं तो भोजन कम दिन चलेगा, यानी स्थिति कैसी होगी? प्रतिलोम अनुपात की होगी। तो मानते हैं पशुशाला में 10 पशु और आ गए, तब कुल पशु कितने हो गए? 20 + 30। अब उन 30 के लिए भोजन की व्यवस्था कितने दिन चलेगी? k दिन चलेगी। तो पहले पशुओं की संख्या थी 20, तब भोजन की व्यवस्था थी 6 दिन की। अब पशुओं की संख्या हो गई है 30, तो भोजन चलेगा k दिन। तो पशुओं की संख्या बढ़ने से उनके भोजन के दिनों की संख्या कम होगी और यह प्रतिलोम अनुपात की स्थिति होगी। तब हम क्या करेंगे? 20 के बटे में लिखेंगे 30 और बराबर k के बटे में आएगा 6। त्रियक गुणा करें तो 30 का गुणा k में और 20 का गुणा 6 में, तो k बराबर आएगा 20 गुणित 6 बटे में 30। 0 से 0 कटी, 3 दूनी 6 कट गया, यानी कि बराबर आ गया 2 दूनी 4। k का मान कितना आ गया है? 4 आ गया है, यानी कि भोजन व्यवस्था कितने दिन चलेगी? 4 दिन चलेगी।